कागज कोरा? माधवी, ऐसे क्या बोल रही हो? अभी तो शुरुआत की है ना। सोने की? नहीं नहीं, लिखने की। और कोई भी कविता लिखने से पहले कागज तो कोरा ही होता है ना। और मैं क्या है, मैं जरा सोचते सोचते ऐसे गहरी सोच में डूब गया था, इसलिए। पक्का लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल लिखूंगा माधवी, तुम चिंता न करो, मैं बराबर कविता लिखूंगा। बगा, अगर आप नहीं लिख पाए ना तो आप प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं। और फिर सब समझेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता न करो माधवी, मैं बराबर कविता लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही। अच्छा, चाहे तो मैं आपके सामने बैठती हूँ तो आपको प्रेरणा मिलेगी ना? हाँ? नहीं 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 माधवी, तुम ऐसे सामने मत बैठो, नहीं तो मुझे प्रेशर आ जाएगा। मेरा मतलब है मुझ पे प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम अगर सामने बैठोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूंगा। मतलब मुझे कविता सूझेगी ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही और तुम्हें ही देखता रहूंगा। ईश्वर, आता जमताय जमताय। मतलब पहले आप थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन अभी आप कवि लग रहे हैं। अरे वाह, वीक कवि शोभतेस माझी बायको, क्या बात है। आप भी काम कीजिए, मस्त पैकी चाय पीजिए और मस्त पैकी फ्रेश हो जाइए और मस्त पैकी कविता लिखिए। हाँ? यस, तू मस्त पैकी टेंशन घेऊच नकोस। हाँ, मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चिंताच नको। क्या कर रहे हो भिड़े, क्या कर रहे हो? इतने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हो, शिक्षक हो, और सादी कविता नहीं लिख सकते? अगर कविता नहीं लिख पाए ना तो प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जागो भिड़े, जागो। थोड़ी कसरत कर, कसरत कर, कसरत कर। यस, अब मैं फ्रेश हूं। टप्पू के पापा, मैंने तुझे चांद में ढूंढना चाहा, लेकिन चंदा मामा तो बादलों के गोडाउन में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अभी सूरज दादा की दुकान खुल जाए उसके पहले दर्शन दे दीजिए मामा चंदा। बेचारे टप्पू के पापा नींद में भी कविता लिख रहे हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए, उठिए उठिए। चंदा मामा अपने घर चले गए हैं और सूरज दादा की दुकान खुल गई है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बालकनी में था ना अभी। नींद के देनदार फरिश्ते आए थे, उन्होंने आपको कोथड़ा भर के नींद दी, यहाँ पर सुला दिया और फिर अपने घर चले गए। नींद के देनदार? अब ये सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कविता लिख ली? नहीं। क्या? टप्पू के पापा, आज अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे ना तो सोसाइटी में सब लोग ऐसा सोचेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरी पूरी बात तो सुन दया। तूने कल कहा था ना कि आप रात भर मेरे सपने देखना, कविता अपना बन जाएगी। तो अभी रात भर मैं तेरे सपने देख चुका हूँ, कविता भी बन चुकी है, बस अभी उसको कागज पे उतारनी बाकी है बस। वाह 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 टप्पू के पापा, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरे लिए जरूर कविता लिखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। मर गए। चांद निकलने के इंतजार में कविता का कभी नहीं लिखा। शाम तक कविता नहीं लिखी तो ऐसा समझा जाएगा कि मैं दया से प्यार ही नहीं करता। ऊपर से बबीता जी ने भी कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। अब तो मेहता साहब भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे आके होता है ये सब। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? जी डबरा,
तुमने कविता लिखी? नहीं छोटी, तुमने? नहीं। आतिफ भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल काय झालं? कविता लिवली? लिवली नाही जेठालाल, लिहिली. लिख ली? नाही ना. तो ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ भाई. हाँ. आप लोगों ने लिखी कविता? नहीं भाई. क्या लिखे पिड़ू, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम सब मिलके सब लेडीज लोग को हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं हाथी भाई, अभी बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है. अरे आज ही रात तो विंटर पार्टी है. हाँ, अभी हम ना बोलेंगे तो हम सबकी ना कट जाएगी यार। और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते. सही बात। और दोस्तों, सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है, हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा है? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? फिर तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? पोपो, तूने कविता लिख ली? हो वे, कल रात को ही। अरे भाई, आखिर में मेरी होने वाली पत्नी के लिए कविता लिखनी थी। अरे उछल उछल के कविता लिखी है, ऐसी जबरदस्त कविता लिखी है कि मेहता साहब भी कह उठेंगे कि भाई पोपटलाल, तुमने तो मुझसे भी अच्छी कविता लिखी है। तो सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है? चीटिंग है। पहले आप अपनी कविता सुनाइए। मेरा अभी ऑन द वे है, गोइंग ऑन। और आतिफ भाई आपकी? मेरी भी ऑन द वे। और आप तीनों की? ऑन द वे। मतलब अभी तक आप में से किसी ने कविता नहीं लिखी? अरे वाह, मैं अभी दही लेने जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा दही लेकर आता हूँ। थोड़ा दही और शक्कर खा के कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा सूझ जाए। भाई खाएंगे दही तो लिखेंगे सही। अभी तो दिमाग का दही मत कर, जा यहाँ से. मैंने तो लिख ली कविता, मैंने तो लिख ली कविता, मजा आएगा आज रात को. काय माणूस आहे हा. देवा बघतोयस ना, और कोई भी परीक्षा ले लो देवा, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लो. दोस्तों, अभी एक ही रास्ता है कि हम लोग जाके मेहता सबको पकड़ते, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं. हाँ भी हाँ, चलो भी चलो। चल. जेठालाल बेल मत बचाना, बेल मत बचाना. क्यों? अरे अंजलि भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? मैं फोन करता हूँ मेहता साहब को. मेहता साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है. अरे आप लोग क्या हो गया? मेहता साहब चलिए जरा कहाँ? गार्डन में. क्यों? बताते आप, चलिए तो सही. कैसे चलो जेठालाल, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहा के आता हूँ। अरे भाई, नहाने का रहना तो मैं भी बिना नहाए आया हूँ. चलिए चलिए अरे जरा. क्या नहीं नहाया, तुम तो पजामे कुर्ते में, मैं तौली में, ऐसे कैसे हूँ जेठालाल? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्ती है ना इधर. फिर पर ऐसे चलना यार. मेहता साहब चल रहे हो या फिर मैं तौलिया खींचूं? क्या क्या कर रहे हो यार, सॉरी, समझो जेठालाल. छोटी खींचो तौलिया. नहीं ऐसे वैसे मत करो यार. तो चलो ना मेहता साहब, हम लोग ही है, चलो चलो चलो. कहाँ चलना है? चलो ऐसे गार्डन में चलो. ऐसे कोई ले जाता है क्या यार जेठालाल? अरे भाई क्या हो गया, कि क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे इस हालत में लेके आ गए तुम लोग यहाँ पे? मेहता साहब, कविता लिखने को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, समझ गया. मैं एक एक करके आप सभी की कविताएं सुनता हूँ और उसके बाद हर एक कविता पे अपनी विशेष टिप्पणी देता हूँ. ये क्या करना है? विचार आपका अच्छा है, लेकिन आप टिप्पणी दे नहीं पाएंगे. क्यों? हम में से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है. ऐसे कैसे लिखा नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए ना कविता लिखने की. मेहता साहब, मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी. फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दरअसल मैं सो गया था. अरे और मेहता साहब, और मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पूरी बोतल लेके बैठा था.
सोडी, एक कविता लिखने के लिए तुमने पूरी बोतल पी ली? अरे सोडी तूने बताया नहीं, साथ में पीते लिखते थे ना। कोई फायदा नहीं होता जेठाप्रा। माय डार्लिंग रोशन ने मेरे सीक्रेट स्टॉक की बोतल के अंदर चाय का पानी डाल के रखा था यार। मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा नाश्ता किया, नाश्ता तो सब आराम से अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की मेहता साहब, बालकनी में कितनी देर तक खड़ा रहा, लेकिन बादलों में से चांद बाहर आया ही नहीं। जेठालाल, तुम चांद को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ जेठालाल, कविता करने में चांद का क्या काम है? उसको बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? अरे वो बाघा ने मुझे कल सिखाया मेहता साहब के सेठ जी आप चांद को देखिए, देखते रहिए तो कविता आपके अंदर अपने आप फूटेगी। ओ, फुटली माँ? नहीं रे, अजीब बात नहीं। कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा लेकिन चांद दिखा ही नहीं। मैंने भी इंटरनेट से कविता डाउनलोड करके लिखने का बहुत कोशिश किया, पर बबीता ने वाईफाई का राउटर ही बंद कर दिया। यार, इसको चीटिंग कहते हैं। मतलब तुम इनडायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। आत्माराम जब जेठालाल चांद का सहारा ले सकता है तो मैं क्या इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता? नहीं, एक मिनट यार भाई, मेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बराबर एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? यार भाई, आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं। ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई, इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ, तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे आता तुम्ही कशाला सुरू होत आहे? तो शिकवतायत ना आपल्याला. बसा 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 बसा. ठीक है, बैठ जाओ आराम। और आप बीच में कोई नहीं बोलेगा, वरना पनिशमेंट दूंगा। हाँ ठीक है। तो मित्रों, देखिए, कविता लिखने से पहले समझना होगा कि कविता क्या है। कविता कई प्रकार से लिखी जा सकती है, कविता कई प्रकार की होती है, लेकिन कविता लिखी जाए उसके पहले हमें उसकी संरचना, उसके गठन को समझना होगा कि भाई कविता का गठन किस तरह से किया जाए। गठन मतलब कंस्ट्रक्शन. हाँ, कंस्ट्रक्शन? कविता में कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया? कविता लिखनी है कि बिल्डिंग बनानी है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कविता कैसे बनती है, कैसे रची जाती है, उसकी संरचना कैसे होती है। आप बताइए, कविता कैसे लिखी जाती है? अरे मेहता साहब, हमको नहीं आता, इसलिए तो आपको मंगाया है। क्या जेठालाल, मंगाया? मुझे मंगाया नहीं, उठाया है। दिन दहाड़े इस तौलिए में, इस हालात में उठा के लेके आए आप मुझे। और बार क्या करें, मंगाया है इस हालत में मुझे लेके आकर मंगाया है। हाँ भाई ठीक है, चलो ना, उठाया। अभी सीखा भाई कविता कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे उठा के लेके आए, तो मेरा प्रश्न ये है कि बताइए, कविता कैसे लिखी जाती है? कागज और पेन से। कागज और पेन तो बाहर की चीज है, लेकिन भीतर क्या है, अंदर क्या है, हमारे भीतर क्या है, वो बताइए। तो साहब, अंदर तो बहुत कुछ होता है। लीवर होता है, किडनी होती है, फेफड़े होते हैं, तरह तरह की हड्डियां होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इन चीजों से कविता थोड़ी लिख सकते हैं। कविता तो हाथ से ही लिखेंगे ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर फेफड़ा, लिवर, किडनी सब होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दिल भी होता है, दिल। और दिल में होती है भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। कविताएं लिखने के लिए उन भावनाओं की जरूरत होती है। बताइए, है कि नहीं? भावना और फीलिंग्स है कि नहीं? हाँ जी है, बहुत भरी पड़ी है दिल की भावनाएं। एग्जैक्टली, बहुत है ना भावनाएं। तो कविताएं लिखने के लिए हमें उन भावनाओं को जागृत करना होगा, उन भावनाओं को जगाना होगा, तब जाके भावनाएं शब्द का रूप लेंगी, शब्द वाक्य बनेंगे, वाक्य छंद बनेंगे, और छंद कविता बनेगी। आप सबके भीतर एक कवि छिपा हुआ बैठा है, और हर कवि के दिल में एक कविता छिपी हुई है। वो बताओ जी, कहाँ छुपी हुई है? वो वहां से निकाल के कागज पे उतार देते हैं। वो सीखने की मेहनत क्यों करें भाई? देखिए, सीखने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो कविता ढूंढ नहीं पाएंगे। कविता ढूंढी तब जाएगी जब आप कवि बन जाएंगे, और उसके लिए आपको अपनी भावनाओं को जागृत करना होगा, अपनी भावनाओं को जगाना होगा। जब भावनाएं जग जाएंगी तो उन फीलिंग्स को आपको उपमा के जरिए पेश करना होगा।
अच्छा मेहता साहब, उपमा के साथ तो अय्यर भाई पेश करेंगे। मैं फाफड़ा और ढोकला के साथ पेश करूं तो चलेगा? और जी मैं आलू परांठा और लस्सी के साथ पेश करूं तो चलेगा? अरे भाई आप लोग खाने की बात क्यों करने लगे? मुझे भूख लगने लगती है। ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। पर खाने की बात कर कौन रहा है? अरे आप ही तो कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा ना अभी कि उपमा के साथ पेश करो। अरे खाने वाला उपमा नहीं जेठालाल, मैं उस खाने वाले उपमा की बात नहीं कर रहा हूं। उपमा अलंकार, लक्षणा, मेटाफर, मेटाफर। ओ मेटाफर नहीं मेहता साहब, मेटाडोर होता है। अरे क्या चल रहा है इधर? कभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कभी मेटाडोर की बात कर रहे हैं। ये सब कविता में कहां से है? नहीं, मुझे आप लोगों को सिखाना ही नहीं। आप लोग कविता लिखना सीख ही नहीं सकते। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। सोनी तौलिया पकड़। छोड़ी लोग, तौलिया को आते हैं क्या? तौलिया किस हर बात में क्या तौलिया किस? अरे तो क्या बात में जा रहे हैं आप? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? मेटाफर को मेटाडोर बना रहे हैं आप। बैठ गया। बोलो जी। क्या है भाई, यहाँ क्यों बैठो? बस वैसे ही थोड़ा कविता जल्दी समझ आ जाएगी। मैं सब समझता हूँ सोडी, मेरे तौलिए से दूर रहो। वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो। सॉरी मेहता साहब। क्या इशारा कर रहे हो भाई जेठालाल? मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, बुलाओ सोडी को। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ पक्का? अरे हाँ भाई पक्का, बुलाओ सोडी को उधर। आजा सोडी आजा। ओके मेहता साहब, चलो मेहता साहब। तो मैं कह रहा था कि कविता में जो तौलिया है भाई, तौलिया नहीं काफिया। शायरी में जो काफिया होता है इसका बड़ा महत्व होता है। मेहता साहब लेकिन अभी कविता की बात हो रही है ना। अरे भाई उर्दू में कहो तो शायरी, हिंदी में कहो तो कविता, कविता में कहो तो तुकबंदी, उर्दू में कहो तो काफिया। हो ठीक है तुम्ही भडकू नका। सांगा सॉरी। जी। तो दोस्तों, भावना है, फीलिंग्स। जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कवि छिपा हुआ है, आपको उसे जगाने की आवश्यकता है। जब भावनाएं जग जाए तो उन भावनाओं को ऐसे उदाहरणों में आप प्रस्तुत करो, ऐसी उपमाएं दो कि सामने वाले को लगे कि ये तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उपमाएं आप शब्दों में ढालेंगे तो वो कविता बन जाएगी और फिर प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि किसी की होठ खूबसूरत हो तो आप ये कहें कि फूलों की पंखुड़ी से खूबसूरत होठ, जुल्फें तो काली खटासी जुल्फें, चाल तो हिरणी जैसी चाल, या फिर किसी की चाल गजगामिनी, मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसी चाल, या थाली के अंदर जैसे मूंग गिरा करते हैं वैसी चाल, या फिर नदी की गहराई लिए हुए आंखें, या फिर समंदर की गहराई लिया हुआ हृदय, दिल, मन, या फिर बादलों के बीच में चमकता हुआ चमचमाता चांद सा चेहरा, अजंता की मूरत जैसे नाक नक्श, कोयल जैसी मीठी बोली, कस्तूरी जैसी पागल कर देने वाली खुशबू, मदमस्त अंदाज, हवा की तरह लहराता हुआ दुपट्टा, झरनों की कलकल जैसा स्वर, बलखाती इठलाती नदियां जैसी रवानी। अरे हेलो, कहाँ खो गए आप लोग? समझे कि नहीं कि मैंने क्या कहा? समझ गए कि नहीं? अरे एकदम बिल्कुल समझ गया। और सब समझ में आ गया मेहता साहब। चांद सितारे फूल की पंखुड़ी और किसी को छड़ेंगे नहीं। यही इन्हीं सबको छोड़ना है सोडी। यही समझना है कि आपको ये चांद सितारे फूल पंखुड़ी ये नहीं लिखना है, ये उपमाएं नहीं देनी है। तो क्यों? अरे भाई ये सब चीजें हजारों साल से शायरों और कवियों ने लिख दी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोग यही उपमाएं देंगे तो आपकी पत्नियों को क्या लगेगा कि भाई कहीं से नकल करके लेके आए, इसमें आपका ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, मौलिक विचार ही नहीं है। तो अब आपको अपने आसपास ढूंढना है, आपकी जिंदगी में क्या है, आपके निजी जीवन में जो उदाहरण हैं, जो उपमाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, उन्हें कविता में ढालना है। वो तमाम चीजें जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हाँ जी, जो आपके जीवन में भी, आप सबके जीवन में जो है, उन उपमाओं को आप कविता की पंक्तियों में ढालेंगे तो आपकी पत्नियों को लगेगा कि बिल्कुल ये आप ही ने लिखा है। उन उपमाओं को आप कविता में ढालिए तो आपके निजी जीवन के ये उदाहरण जो आपके आसपास हैं, जो आपकी अपनी भावना है, ओरिजिनल, मौलिक, ये जब आप कविता में ढालेंगे तो आपकी पत्नियां कहेंगे भाई वाह, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं कि क्या शानदार कविता रची हमारे लिए। वाह, क्या बात है, जबरदस्त मजा आ गया मस्त। थैंक यू। ओ यार बहुत बढ़िया। अरे दूर रहे। अब देखिए कैसे कविता लिखते हैं हम। हम लोग सब समझ गए। क्या बात है। फोड़ देंगे मेहता साहब, एकदम फोड़ देंगे।
हम सब कविता लिखेंगे। पहले मैं एकदम वो हो गया। कवियों के कवि, मित्रों के मित्र, उमापति तारक मेहता यांचा विजयसो, विजयसो, विजयसो। अच्छा सुनो, हमारे पति हो रहे हैं परेशान। हमारे पति हो रहे हैं परेशान। जब कविता लिखने के लिए धरेंगे पत्नी का ध्यान, तब जाकर उनको मिलेगा सच्चा ज्ञान। अभी मैं कहती हूँ अरे इशरात इशरात। एक मिनट इरशाद इरशाद दया भाभी। हाँ। और वैसे भी फिलहाल इरशाद बनता है, क्योंकि कोई भी शायर या कोई भी कवि अपनी कविता या शेर शुरू करे, उसके पहले शेर का स्वागत करने के लिए हम इरशाद कहते हैं। इरशाद हो जाए। तो मेरा दिल कहता है हाय हाय, ओहो। मेरा दिल कहता है हाय हाय, हो जाए एक प्याली करक करक चाय। एकदम गरम। आप हमारी मेहमान नवाजी से कैसे बच पाएंगे? चाय तो क्या हम नाश्ता भी कराएंगे। क्या बात है रोशन भाभी। इसी बात पे हो जाए और एक शेर ताजा ताजा। मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा, मेहमान नवाजी का करते हैं वादा बड़ा। भाई का रोशन भाभी आपके लिए। तो चलिए हो जाए चटनी के साथ बटाटा वड़ा। आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, आज तो सब पर अलग ही खुमार चढ़ा हुआ है, पूरी सोसाइटी पर कविता का बुखार चढ़ा हुआ है। बराबर। मजा आ गया ना? तो अभी मेरी शायरी सुनिए। मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, मौज मस्ती को जरा एक पल बाजू पर रखिए, हमारे पतिदेव के बारे में तो जरा सोचिए। पर मैं सच कह रही हूँ, हमारे पतिदेव के बारे में जरा सोचो। टप्पू के पापा तो कल रात से कविता लिखने में ही लगे हुए हैं बेचारे। दया भाभी, मैं तो ये बात बिल्कुल मानती हूँ। हमारे घर में भी कुछ यही हाल है। हंस पूरी रात बैठ के कविता लिख रहे थे और इस कविता के चक्कर में घर का पूरा नाश्ता खा गए। ये भी कविता लिखते लिखते हॉल में ही सो गए थे। ले सुवात करो। वैसे हम सब के पति को मेहनत करके कविता तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिखी ना, तो हम सब ये समझ जाएंगे कि वो हमसे प्यार नहीं करते। ओ क्या है? हमारे पति सब मेहनत तो कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कविता लिख पाएंगे कि नहीं। खरा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। चाहे वो लोग कविता ठीक से लिख पाए या ना लिख पाए, पर एक बात की गारंटी देती हूँ, आज शाम की विंटर पार्टी में धमाल मस्ती और हंगामा फुल होने वाला है। एकदम मजा आ जाएगा और वातावरण एकदम रोमांचक हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कैसी कविता लिख कर लाता है, कौन पास होता है और कौन फेल होता है, कौन सबकी नजर में हीरो बनता है या कौन जीरो बनता है। तो इसी बात पे एक और शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। ठीक है, शाम तक इंतजार करते हैं, रुक जाते हैं, वाह। देखते हमारे पति हमारे लिए क्या लिख कर लाते हैं। और अगर वो कुछ लिख कर नहीं लाते हैं, तो हम सब मिलकर उनकी क्लास लेते हैं। क्लास लेंगे वो बरोबर है, पर क्लास कैसी लेंगे ये भी तो सोच के रखना पड़ेगा ना। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी है। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम लोग इस विंटर पार्टी में एक खास इनाम रखेंगे। इनाम? समझ गई, जो सबसे अच्छी कविता कहेगा उसे इनाम दिया जाएगा, राइट? नहीं अंजलि भाभी, इस बार कुछ उल्टा करेंगे। उल्टा? क्या उल्टा? हाँ। सुनिए, अगर हम सबके पतिदेव में से किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी, तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा। कविता ना लिखले पर अवार्ड? वेगळंच काहीतरी। हाँ, वही तो।
अभी कोई अपने पति को नहीं बताएगा। विनर पार्टी की शुरुआत में हम इस बात की घोषणा करेंगे कि जिस पतिदेव ने अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी होगी उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बोलिए। क्या कहते हैं? भाभी एकदम सुपर आइडिया है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई नहीं चाहेगा कि अवार्ड उसे मिले। और अगर किसी को ये अवार्ड मिल गया ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब देखते हैं आप सबके पतिदेव बच के कहाँ जाएंगे। इस अवार्ड से बचने के लिए तो सब कविता सुनाएंगे। अब्दुल सुन। हाँ सुनाओ। बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ऐ कुड़ी तू है बढ़िया पर तेरे नखरे बाबा बाबा बाबा। अब मैं लिखूंगा ऐसी कविता ऐ सब कह उठेंगे आहा 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 आहा। ना 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 सुडी भाई, गीत नहीं लिखना है, कविता लिखनी है, कविता। निकल किधर छुपी है कविता। अंकल आपका पेट। वाह 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 टप्पू सेना, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब गजब, मजा आ गया। क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने। पर पोपट अंकल अभी तुमने शुरुआत की है और डेकोरेशन कहाँ हुआ है? अरे अरे भाई एडवांस में तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि टप्पू सेना जो भी डेकोरेशन करेगी वो बेस्ट ही होगा। थैंक यू। देखना अब्दुल मियाँ, शाम को लोगों को दुविधा हो जाएगी कि भाई टप्पू सेना के डेकोरेशन की तारीफ करे कि लोगों की कविता की। वाह वाह पोपट भाई वाह। लेकिन हम तो चाहते कि वाह वाह तो सिर्फ हम सबके पापा की कविता की हो। हाँ भाई, तुम सबके पापा कविता पढ़ने वाले हैं, वाह वाह तो होगी ना। और मेरी कविता की कुछ कह नहीं सकते। नहीं मतलब हो सकती है, हो सकती है। अरे पोपट भाई, सिर्फ वाह वाह नहीं होगी, अरे सब लोग ऊट ऊट के ऐसे ऊट ऊट के ताली बजाएंगे। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम सबके पापा कविता लिखने के लिए मान कैसे गए? हाँ भाई टप्पू, ये जानने के लिए मिलिए हमारी दया भाभी से। अरे पोपट भाई कैसे है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया हिलाने के लिए तैयार। दया भाभी, टप्पू को जरा बताइए कि जेठालाल कविता लिखने के लिए मान कैसे गए। हाँ मम्मी। ओह बेटा, मम्मी कहे और पापा ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? करेक्ट दया भाभी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, शादी के बाद पति को पत्नी की हर बात माननी पड़ती है। ऐसा होता है पोपट अंकल। अरे पोपट भाई से क्यों पूछ रहे हो? दुनिया को पता है कि शादी के बाद पति को पत्नी की बात माननी पड़ती है ना? हाँ, ये तो सनातन सत्य है। वैसे बच्चों, मुझे ये बात की चिंता है कि आप सबके पापा ने कविता के लिए तो हाँ कह दिया है, पर पता नहीं वो लोग कविता लिख पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली उनका पता नहीं, लेकिन दया भाभी, मैंने आपकी होने वाली भाभी के लिए जबरदस्त कविता लिखी है। रियली? अच्छी कविता लिखी है ना पोपट भाई? हाँ। पोपट भाई, हमारी होने वाली भाभी के लिए मस्त कविता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं तो वो आपके पास आने से पहले रूठ जाएंगी। हाँ। इसके लिए
नहीं 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 बबीता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। मैं एक बार और जाकर जरा कविता देख लेता हूँ। वाह, ये हुई ना बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो हम लोग चलते हैं। विनर पार्टी के लिए हम लोग एक स्पेशल अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल अवार्ड? स्पेशल अवार्ड? हाँ बेटा। क्या है, जरा बताइए ना। हाँ मम्मी बता ना मम्मी। अवार्ड मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, सब आपको रात को ही पता चलेगा। Exactly, it's a surprise. अच्छा, मतलब आज शाम को विंटर पार्टी में जो धमाल होने वाला है, आज के पहले कभी नहीं हुआ। क्या बात है तारक, अपने दोस्तों को देखकर आप भी जोश में आ गए और मेरे लिए कविता लिखने लगे। अरे तुम्हारे लिए कविताएं लिखने के लिए क्या मुझे दोस्तों की तरफ देखने की जरूरत है? अरे तुम्हारे लिए कविताएं तो कब से लिख रहा हूँ, शादी से पहले से। और अभी जब तुम्हारे हाथ का सलाद खा सकता हूँ तो क्या कविता नहीं लिख सकता? नहीं, अभी फिलहाल मैं वैलेंटाइन डे के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ। That's great. But you know what, तारक? वैलेंटाइन डे का असली मजा तो आज शाम की विंटर पार्टी में आने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी के सारे पति अपनी पत्नी के लिए कविता पढ़ेंगे। How romantic. हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे। क्या? नहीं, हाँ मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। And you know what, तारक? आज की विंटर पार्टी में हमने एक खास अवार्ड रखा है। अरे वाह, अवार्ड रखा है? कैसा अवार्ड, किस चीज के लिए? मैं क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताओ। अरे बताती हूँ, पर एक शर्त पे। हाँ बताओ, क्या शर्त? कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस, किसी को नहीं बताओ। बताओ अवार्ड क्या है? आज की पार्टी में जो कविता नहीं पढ़ पाएगा उससे अवार्ड देने वाले हैं। कविता न पढ़ने पर अवार्ड? कैसा अवार्ड? वही तो ट्विस्ट है। जो पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा उसे मिलेगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओहो, लगता है गोकुलधाम के सब मर्दों को अवार्ड मिलने वाला है। हे भगवान, प्लीज ये अवार्ड किसी को न मिले, प्लीज। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं मेरे दोस्तों के बारे में सोच रहा था। कविताएं लिख रहे हैं ना, तो किस तरह से लिख रहे होंगे, क्या क्या लिख रहे होंगे, कितना परिश्रम कर रहे होंगे, जरा पता कर लेता हूँ मैं। कविता लिखना उन लोगों को। हाँ भाई जेठालाल, बोलो, लिखी कि नहीं कविता? कोशिश तो कर रहा हूँ मेहता साहब, लेकिन कविता एक दो लाइन के आगे बढ़ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ मेहता साहब। क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, लेकिन आंसर ही नहीं सूझ रहा है। ओए आंसर छोड़, इधर तो कविता की गड्डी टिंग 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 और चालू नहीं हो रही है यार। मेहता साहब, आपने जैसा सिखाया है ना, वैसा मैं लिखने का कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है ना, वो मेरे को किसी भी एंगल से कविता जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, नहीं मेहता साहब, शाम तक कविता लिख पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। कविता की नब्ज ही नहीं मिल रही है, तो शुरू कैसे करें? कमॉन दोस्तों, कमॉन, ऐसे निराश नहीं होते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। करते रहिए कोशिश। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। सही बात है। ठीक है, कीजिए। ओके ओके ओके। हाँ, कोशिश चालू है। लहरों से डरकर नौका पर। क्या हुआ मिस्टर मेहता, कहाँ तक पहुंची आपके दोस्तों की कविता? लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड तारक, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं अंजलि, पर अब पता नहीं कविता लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं आज शाम की विंटर पार्टी में क्या होगा। क्या होगा? तारक, जो भी होगा वो एकदम धमाकेदार, जबरदस्त और धमाल होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई अब्दुल मियां, भाई मुबारक हो, मुबारक हो। भाई बहुत बढ़िया डेकोरेशन, गजब हो गया भाई, क्या बात है। बच्चों ने और आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई। नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हैं? भाई वाह। कविता जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन खाने की भी व्यवस्था है। बापू जी, आपको कैसे लगा आज का विंटर पार्टी का आयोजन? अरे बहुत अच्छा लगा बहू,
और ऐसी पार्टी का आयोजन हो तभी तो सर्दियों का असली मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ टप्पू से ना अब्दुल, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत 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 बढ़िया। सुपर सुपर भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाचा जी डेकोरेशन तो अच्छा होना ही था ना, क्योंकि आज जो होने वाला है वो गोकुलधाम में कभी हुआ ही नहीं। पहली बार हमारी सोसाइटी में विंटर पार्टी का आयोजन हुआ है। हाँ, और ऊपर से हम सबके पापा कविता भी पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले तो है, लेकिन पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अरे माधवी भाभी पढ़ेंगे। टप्पू, तुझे क्या लगता है हम सबके पापा ने कविता लिखी होगी? पता नहीं गोरी, कुछ कह नहीं सकते। मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अरे बच्चों तुम लोग फिक्र मत करो, वो लोग कविता जरूर पढ़ेंगे। अरे लेकिन ये सब लोग है कहाँ? सोढ़ी, जेठिया, अय्यर, भिंडी मास्टर, कहाँ है सब लोग? महतूस भी कहीं दिख नहीं रहे। चाचा जी वो सब मेरे घर पे तैयार हो रहे, बस अभी आते ही होंगे। बोलो, सब लेडीज तैयार होके आ गई, लेकिन वो लोग तैयार होके नहीं आए अब तक। अरे ऐसा क्या तैयार हो रहे हैं? तो देवी और सज्जनों, आज की इस शाम को रंगीन बनाने के लिए हमारी शाम के चमचमाते सितारे, तालियां! आइए 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 आइए। स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या लग रहे? सब लोग लग रहे? पापा मस्त लग रहे हो। पापा सिगरेट लग रहे हो। मेरे तो अभी से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्यों, क्या खाया था? अरे वैसे नहीं, टेंशन के मारे। मेरे भी। चिंता मत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आइए आज की शाम को खूबसूरत बनाएंगे हमारे ये साथी जिन्होंने अपनी अपनी पत्नी के लिए शानदार कविताएं लिखी है। आइए आइए भाई, आइए आइए। आओ भाई आओ, चलिए शाबाश, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आइए आइए आइए, स्वागत है भाई, क्या बात है। दादा जी आइए आइए, आ गए हैं। हाँ टप्पू के पापा, आपने कविता लिख ली है ना? हाँ अभी लिखी तो है। आहो, आपने कविता अच्छी लिखी है ना? अब माधवी, वो जब मैं पढ़ूंगा तब पता चलेगा ना कैसी लिखी है। कोशिश तो की है, लेकिन क्या तुम सुनाओगे तो सही ना? हाँ हाँ सुनाएंगे सुनाएंगे। हाँ। अय्यर, तुम इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो? तुमने कविता लिखी तो है ना? हाँ, और रोशन, ते कविता लिखी ने? ओए लिखी है सोनिए, और ऐसे सुनाऊंगा कि तू एकदम खुश हो जाएगी। दया भाभी, हम सब जानते हैं वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, और खुशी की बात ये है कि ये गुलाबी ऋतु का फायदा उठाने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार विंटर पार्टी का आयोजन हुआ है, और वो भी वैलेंटाइन डे के दिवस पर। हाँ, तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इस कविता कार्यक्रम के नियम आपको बताते हैं। सब पतियों को अपनी पत्नी पर खुद की लिखी हुई कविता यहाँ स्टेज पर अपनी पत्नी के साथ आकर सुनानी पड़ेगी। और जैसे कि कोमल भाभी ने बताया, सबको अपनी लिखित कविता ही सुनानी है। कोई फिल्म का गाना या तो किसी और की लिखी हुई कविता जरा भी नहीं चल से नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए 1 से 10 तक गिनती की जाएगी, और फिर भी पतिदेव कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। और वो अवार्ड है नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। भाई भिड़े,
ये लोग ने तो हमें फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। हाँ जेठालाल, अब जैसी भी लिखी है कविता पढ़नी तो पड़ेगी, वरना नाक कट जाएगी। आज तक लगता था ये पोपटलाल की किस्मत खराब है, लेकिन आज लग रहा है कि हम सब में खुशकिस्मत वही है। तो अब मेहता साहब से विनती है कि वो यहाँ मंच पर आकर कार्यक्रम की बागडोर संभाले। आइए मेहता साहब। इस खूबसूरत और रंगीन शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और थैंक यू जी। मैं भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शाम को संचालित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जब शाम की शुरुआत इतनी धमाकेदार है तो सोचिए आगे क्या। जब आगाज इतना खूबसूरत है, जब ये शाम अंजाम तक पहुंचेगी, तब वातावरण में कितने प्यार के रंग खिल चुके होंगे। और आज की शाम तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों ओर हवाओं में एक कमाल की खुशबू फैली हुई है। एक प्यार का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है। एक भीनी भीनी सुगंध जो स्नेह बरसाती है, एक भीनी भीनी सुगंध जो मोहब्बत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ऐसी मोहब्बत की हवाएं चारों तरफ फैली हुई है। इस बसंत ऋतु के आगमन पर और वैलेंटाइंस डे जो प्रेम के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है, दोनों का यह अद्भुत संगम। और इस संगम के अवसर पर यह खूबसूरत सी शाम सजी है गोकुलधाम सोसाइटी में। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपसे ये कहूं कि इस खूबसूरत शाम के लिए करतल ध्वनि से हम इसका स्वागत करेंगे। वैलेंटाइंस डे पश्चिम में निश्चित तौर पे प्रेम के प्रतीक के रूप में ये दिन मनाया जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए तो हर दिन, हर पल, हर क्षण 365 दिन प्रेम के प्रतीक। हमारी जिंदगी स्नेह, प्यार, प्रेम इसके बिना चल ही नहीं सकती। जिंदगी के अंदर मोहब्बत के रंग भरना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। जिंदगी की तस्वीर हमारे संघर्षों से इतनी धूसर हो जाती है कि उसमें जब तक मोहब्बत के रंग न भरे जाएं, तब तक उसे खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। और जब आप मोहब्बत भरी कविताएं लिखते हैं, जब आप ऐसी शेरो शायरी करते हैं जिसमें दिल निकाल के लगते हैं, तो लोग कह उठते हैं, वाह क्या बात है। आज इस शाम के कई मानों में महत्वपूर्ण होने के संकेत मैं आपको दे सकता हूं। सबसे बड़ी चीज तो आज इस मंच पे ऐसे ऐसे लोग कविताएं पढ़ेंगे जिन्होंने जीवन में पहले कभी कविताएं लिखी नहीं, कविताओं से उनका कोई संबंध नहीं रहा। एक व्यापारी, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक डॉक्टर, एक बड़े गैरेज के मालिक, ये तमाम लोग कविताएं सुनाएंगे। सोचिए तो, जिनका कविताओं से कभी कोई नाता नहीं रहा, लेकिन अपनी अपनी पत्नियों के लिए वो प्रेम से पकी कविताएं आज यहाँ इस मंच पर सुनाएंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। एक बार सबसे पहले इन तमाम मेरे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए जो आज के इस कार्यक्रम में कविताएं पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, रुकिए मेहता साहब, सबसे पहले आपको अपनी वो प्रेरणा वाली कविता सुनानी पड़ेगी। फ्लैग उसी की वजह से तो ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। और उसी की वजह से हम सब फंसे हैं। क्या बोले? चलिए जब आप इतना आग्रह करते हैं तो उसी कविता का एक अंश मैं सुना देता हूँ। एक अंश आप अंजलि से सुन चुके हैं, एक अंश मैं आपको सुना देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कविता तुम प्रेरणा हो मेरी, मैंने उस जमाने में अंजलि को देख के लिखी थी। जब मैंने अंजलि को पहली बार देखा था कॉलेज के दिनों में, तो भाव उसी वक्त वाले हैं जब मैं अंजलि से कुछ कहना चाहता था। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम सामने हो मेरे पर तुम कल्पना हो मेरी। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम सामने हो मेरे पर तुम कल्पना हो मेरी। तुम अक्षत सी पवित्र, सौंदर्य का रूप चित्र। तुम अक्षत सी पवित्र, सौंदर्य का रूप चित्र। आओ संग तुम्हारे प्रेम की एक बाती बाल दो। तुम बन जाओ दीप मेरी, मैं आरती का थाल हूं। तुमको तुम्ही से मांग रहा हूं, तुम आराधना हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम मेरे सामने हो पर तुम कल्पना हो मेरी। मैं बिखर रहा हूं पल पल एक सूखे पात सा। मैं बिखर रहा हूं पल पल एक सूखे पात सा। मेरी हथेली को इंतजार है तुम्हारे हाथ का।
मेरी हथेली को इंतजार है तुम्हारे हाथ का। अनगिनत पल ये विरह के अब स्वयं कटते नहीं हैं। अनगिनत पल ये विरह के अब स्वयं कटते नहीं हैं। बादल ये दूरियों के क्यों भला छटते नहीं हैं। मैं बन जाऊंगा आंगन तुम्हारा, तुम अल्पना हो मेरी, तुम ही साधना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम हो सामने मेरे तो तुम हो कल्पना मेरी, तुम ही हो प्रेरणा मेरी, तुम ही हो प्रेरणा मेरी, तुम ही हो प्रेरणा मेरी। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी कि इतनी बढ़िया कविता होने के बाद और कोई कविता होनी ही नहीं चाहिए अभी आगे। बस हो गया, खत्म। हाँ जेठिया, ऐसे एक सुझाव था, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता की प्रशंसा करने के लिए। आइए अब हम मूल कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के प्रथम पायदान पे मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं मैं। अरे बैठ जा भाई, डिब्बे बैठ जा, तेरा भी नंबर आएगा। आएगा। मैं तुझको बोलने ले, बोल मैं तुझ। ओके, बोले। थैंक यू। तो आइए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रथम कदम बढ़ाने के लिए जरूरत जिसकी सबसे ज्यादा होती है, जो जिंदगी का पहला अक्षर हमें सिखाता है, जो वर्णमालाएं पढ़ाता है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के गुर देता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और एक ऐसे ही गुरु हमारी सोसाइटी में हैं जो सबको शिक्षा देते हैं, जो जिंदगी की पाठशाला में सबको पाठ पढ़ाते हैं। आइए हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े, आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी। भिड़े अंकल, आप चीट लेकर एग्जाम नहीं दे सकते? अरे टप्पू, मैं ये देख के नहीं पढ़ने वाला हूँ बेटा, मैं तो जस्ट एक लास्ट टाइम रिवीजन कर रहा था। मैं अपने आप ही पढ़ूंगा। ओके। तो प्रिय माधवी, शादी के बाद जब से तुम्हारे दिल के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है, तब से शिक्षक को स्टूडेंट होने का टेंशन हुआ है। तुम्हारे हर टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते हैं, तुम्हारे डर से मेरे ग्रेड कम हो जाते हैं। तुम मुझसे कितना होमवर्क कराती हो, हर गलती पे मुर्गा बनाती हो। तुम्हारी हर बातों में मुझे तुम घुमाती हो गोल गोल, कि मैं खुद भूल जाता हूं अपने घर की भूगोल। लाइफ की हिस्ट्री में भी अपने आप को लाचार पाता हूं। अकबर हुमायूं का बर्थडे तो याद है मुझे, तुम्हारा भूल जाता हूं। न्यूटन चाचा कहते हैं कि आघात और प्रत्याघात एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन माधवी, तुम्हारे सामने फिजिक्स का कोई भी पैतरा काम नहीं आता। तुम मुझे कितने भी आघात दो, मैं प्रत्याघात दे ही नहीं पाता। पर माधवी, मुझे ये सब सहना है, पर इसी स्कूल में रहना है, क्योंकि मेरी खुशियां तुम्हारी खुशियों की सबसेट है। अगर तुम खुश हो तो सब सेट है। मेरे जीवन की गणित में कोई स्कोप ही नहीं है भूल का, क्योंकि माधवी सिर्फ तुम केंद्र बिंदु हो मेरे जीवन के वर्तुल का। तुमने मेरी लाइफ को सजाया है, संवारा है, निखारा है। तुमने मुझे मुश्किलों के हर एसिडिक टेस्ट से पार उतारा है। इसलिए आज सबके सामने ये शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये कहना चाहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्टूडेंट बन के रहना चाहता है, तुम्हारा स्टूडेंट बन के रहना चाहता है। क्या बात है। और छा गया भाई पिड़ू, एकदम फर्स्ट क्लास छा गया। स्टूडेंट बनकर ही रहना पूरी जिंदगी। वेरी गुड आत्माराम, एक्सीलेंट, गुड। चलो इसका तो हो गया, छूट गया ये। अच्छी लिखी कविता। बहुत अच्छी लिखी है। भाई भिड़े, क्या बात है, कमाल कर दिया। क्या बोलते हैं आप लोग? वाह भिड़े वाह, क्या कविता सुनाई। माधवी, अभी वो आप जो कान खींच रही थी, खींच लेना चाहिए था। आहिया कान नहीं के कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है प्रेम की कविताएं सुन के। लेकिन भिड़े, तुमने बहुत बढ़िया कविता लिखी। जो तुम्हारी पीड़ा उभर के सामने आ रही थी कि भाई ये घर का भूगोल भूल जाते हैं और
एसिडिक टेस्ट में बड़ी मुश्किल से पास होते हैं और ग्रेड्स कम हो जाते हैं। तो जब तुम कविताएं पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे ये कहना चाहिए कि अगर अच्छी बीवी न मिले तो हालत बड़ी फटीचर होती है। और एक शिक्षक भी कह रहा है कि बीवी ही सबसे बड़ी टीचर होती है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए हम आगे चलते हैं, उन्हें बुलाते हैं जिन्हें अगली कविता पढ़नी है। और मैं आ जाऊं, मैं तैयार हूँ। अरे शांति रखना डिब्बे, तेरा नंबर आएगा तब बोलेगा। चाचा जी समझाइए ना जरा। हाँ, वो तो क्या रेडी है ना, इसलिए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ